नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मोदी सरकार का गठन हो गया है, मतलब नई सरकार बन चुकी है, मंत्रालय बढ़ चुके हैं, मंत्रियों ने पद की शपथ भी ले ली, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सरकार बहुत दूर तक, बहुत देर तक काम कर पाएगी, क्योंकि ये सरकार जिन दो बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई है, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि इन दोनों का अपमान हो रहा है या ये दोनों अपमानित महसूस कर रहे हैं इन नेताओं के साथ जो इनके कार्यकर्ता और सांसद जुड़े हुए हैं, जिनको बड़ी उम्मीदें थी कि अगर वो एनडीए सरकार का हिस्सा बनते हैं तो उनका कुछ कद बढ़ेगा, उन्हें कुछ अच्छा करने को मिलेगा। लेकिन इस सरकार में मोदी जी ने ये सारी संभावनाओं पर ऐसा लग रहा है कि पानी फेर दिया है। आप जानते हैं कि परसों जब शपथ ली गई और उसके बाद जिस तरह से कल मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, तो उसमें बड़ी उम्मीदें थी कि जो कुछ खास विभाग हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो जदयू या तेदेपा को जाएगा, टीडीपी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ये तमाम, रेल मंत्रालय, ये सारे के सारे उन्हीं लोगों को गए जिनके पास पहले थे। यानी मोदी जी ने ये बता दिया कि मैं नहीं बदलने वाला। मोदी तो नहीं बदलने वाले, लेकिन क्या अब उनके गठबंधन के साथी उनको मजबूर करेंगे कि आप बदलिए, या अगर आप नहीं बदलते हैं, अगर आप हमारा अपमान करना जारी रखते हैं तो फिर आपकी सरकार संकट में पड़ सकती है। जी हाँ, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार संकट में है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का अपमान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को, मतलब बिहार से इस बार 4 मंत्री जिस तरह से बनाए गए हैं, उसमें उम्मीदें थी कि कोई बड़ा मंत्रालय तो हाथ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटे मोटे विभाग दे दिए गए, जिस पर तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा है और एक तरह से नसीहत भी दी है कि देख लो आप लोग किस तरह से अपमानित होकर भी आप वहां पर बने हुए हो। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को भी ये उम्मीद थी कि कोई बड़ा पद उनको, कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा या कम से कम लोकसभा अध्यक्ष का पद, लेकिन अभी तक लोकसभा अध्यक्ष का कौन बैठेगा इस कुर्सी पर यह भी तय नहीं हुआ है। कई सारे नाम उछाले जा रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि टीडीपी को कोई भाव मिल रहा है। इसी तरह उधर महाराष्ट्र में नीतीश कुमार, माफ कीजिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों की नाराजगी भी अलग अलग स्तरों पर सामने आ रही है और इससे ये लग रहा है कि ये मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। और महाराष्ट्र की विधानसभा में भी जो सरकार चल रही है इस समय महायुति की, मिलना जुला के जो 3 पहिया गाड़ी जिस तरह से चल रही है, वो भी कभी भी लड़खड़ा सकती है, ये नजर आ रहा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि मोदी बीच पर बैठे और उनके अगल बगल वही सारे लोग हैं जो पहले भी दिखाई देते थे जरूर। इधर जेपी नड्डा और उधर शिवराज सिंह चौहान, ये 2 नए नाम इस बार जुड़ गए हैं। जेपी नड्डा जो भाजपा अध्यक्ष हुआ करते हैं, लेकिन अब पता नहीं कितने दिन या उनके बाद कौन बनेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया गया है, लेकिन बाकी कमोबेश वही सारा खेल जो है वो वैसा का वैसा है, वैसे ही बिसात बिछी हुई है, कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन क्या बिना कुछ बदले मोदी तीसरी सरकार को अच्छे से चला पाएंगे? इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। हम लोग जब से ये मोदी जी ने नई सरकार यानी एनडीए में जब से वो सरकार गठित की है, तब से हम लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली रही है एकला चलो वाली, या उनकी जो मनमानी वाली आदत रही है, क्या इस आदत का नुकसान उनको इस बार उठाना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, कल तक ये दिन में जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने ये उम्मीद थी कि शाम को या जब भी ये मंत्रालयों का बंटवारा होगा तो उसमें कोई बड़ा फेरबदल देखने मिल सकता है। लेकिन मोदी जी ने बता दिया कि मैं तो नहीं बदलने वाला, अब आपको बदलना हो तो बदले। तो अब आप अमलेंदु जी, मेरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार झुकना मंजूर करेंगे? क्योंकि काफी हद तक तो वो झुक ही चुके हैं, मोदी जी के पैर तो उन्होंने छू ही लिए थे। लेकिन ये अगर नीतीश झुकते हैं तो क्या बिहार उनको माफ करेगा? क्योंकि बिहार के लोगों को और कुछ नहीं तो ये बड़ी उम्मीद थी कि रेल मंत्रालय तो उनके हाथ आएगा ही आएगा, लेकिन रेल मंत्रालय पिछली बार की तरह अश्विनी वैष्णव को ही मिल गया। जबकि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी ओडिशा में, जो 2 ट्रेनें टकराई थी, भयावह दुर्घटना थी। उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कायदे से अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो इस बार फिर से रेल मंत्री बना दिया गया, एक तरह से इनाम मिल गया है फिर से। वहीं पे चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी को मिलेगा, ये क्योंकि वाजपेयी सरकार के वक्त एक बार टीडीपी और एक बार शिवसेना के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं,
इस बार ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्या मोदी इस तरह की अपनी अकड़ से वो सरकार को चला पाएंगे? और क्या बिहार के लोग इस तरह के अपमान को बर्दाश्त करेंगे? बिहार के लोगों के बारे में या इस मंत्रिमंडल के गठन के बारे में तेजस्वी यादव ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अगर वो टिप्पणी आ गई हो तो मैं चाहती हूँ हमारे प्रोडक्शन टीम उसको सुना दे। सुन लेते हैं ये टिप्पणी। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। रूटीन वर्क है। कौन से वाले केस में? कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में? पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं। यहाँ पर अमलेंदु जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा वो बड़ी बात ये कि बिहार के लोगों को झुंझुना थमा दिया गया है। मतलब जैसे होता है कि चलो तुमको खेल में शामिल तो कर लें, लेकिन उसके बाद तुम्हारा कोई खास रोल यहाँ रह नहीं जाएगा। जबकि बिहार के सांसदों के कारण, यानी नीतीश कुमार के कारण मोदी सरकार गठित हुई है, ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट से मोदी भी मुंह नहीं चुरा सकते। बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जिसमें 4 को कैबिनेट में जगह मिली और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, आपने 8 लोगों को मंत्री तो बना दिया, लेकिन कौन से मंत्रालय उनको दिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और उसमें भी जेडीयू के लोगों के हिस्से में क्या आया है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर आपने एक कैबिनेट मंत्री दिया है तो, या जीतन राम मांझी को आपने शामिल किया है, बीजेपी के जो लोग हैं वो तो हैं ही, तो उसके बाद जाहिर है जेडीयू की उम्मीदें बढ़ी होंगी। हालांकि अभी जेडीयू के एक मंत्री हैं मदन सहनी, उनका ये कहना था कि रेल मंत्रालय जब जेडीयू को मिलने की जो चर्चा हो रही थी, उसपे उन्होंने कहा कि ये चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि ये मंत्रालय बिहार को मिलता रहा है। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास के पास यह था। और उन्होंने ये भी कहा मदन सहनी ने कि जिसको भी रेल विभाग मिला, उसमें ऐसा थोड़ी कि वो सिर्फ रेल का काम अपने घर के आसपास करेगा, पूरे देश में काम होगा। रेलवे, कृषि, ऊर्जा मिले, ऐसी हम लोगों की कोई इच्छा नहीं थी। इच्छाएं अनंत है। ध्यान दीजिए, वो ये भी बोल रहे हैं कि इच्छाएं अनंत है। उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि जेडीयू से एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाए गए, आगे और बनाए जाएंगे या नहीं ये नीतीश तय करेंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर इशारों में उन्होंने बोल दी कि इच्छाएं तो अनंत है, और दूसरी ये कि अब ये नीतीश तय करेंगे कि आगे और मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव का ये जो बयान आया है झुंझुने वाला, और दूसरी बात ये कि अब ये नीतीश को तय करना है, क्या तय कर सकते हैं नीतीश, और क्या नीतीश के कुछ तय करने से संकट में आ सकती है मोदी सरकार? देखिए समित्रा जी, एक तो नीतीश को लेकर के और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के लगातार खबरें जो इस तरीके की चल रही हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी की वजह से एक तरीके से कहा जाए तो ये सरकार संकट में आ सकती है, ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। और इन खबरों के पीछे सच्चाई भी है, चूँकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल की घोषणा की गई है, पोर्टफोलियो बांटे गए हैं, उस पोर्टफोलियो से ये साफ समझा जा सकता है कि जो सीसीएस की मंत्रालय हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना रही है, उसके साथ 2 बैसाखियाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियाँ लगी हुई हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे थे। खासतौर से वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मांग की जा रही थी टीडीपी की तरफ से, ऐसी खबरें हैं, और जेडीयू की तरफ से भी रेल मंत्रालय मांगा जा रहा था, इस तरीके की खबरें हैं। तो ये मंत्रालय जो है वो सहयोगी दलों को नहीं दिए गए हैं, और ये सारे भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं। अब तेजस्वी यादव ने जिस झुंझुना मंत्रालय की बात की है, वो उसी तरीके की बात आज आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि के सारे मंत्रालय जो मतलब परिवारवाद को बढ़ावा दिया मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में, और जो सहयोगी दल थे उनको झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिया। तो मुझे लगता है समिता जी, ये झुंझुना मंत्रालय जो है ये अब एक नया जो है भारतीय राजनीति में एक मंत्रालय
बन जाएगा और लगातार लोग इसकी चर्चा करेंगे कि ये झुंझुनू मंत्रालय बन गया है। लेकिन इस झुंझुनू मंत्रालय के साथ साथ समिता जी जो खबरें हैं वो खबरें ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों जो है ये इसको अपना अपमान मान रहे हैं। जिस तरीके के उनके समर्थक सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दूसरे लोग भी जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे समझा जाता है कि शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसको अपना अपमान समझ रहे हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद फिर उनकी जब हम लोगों ने भाव भंगिमा देखी जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उसको देखते हुए समिता जी साफ तौर पे ये समझाया सकता है कि चंद्रबाबू नायडू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से कहा जाए कि वो सामान्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो घटनाक्रम चल रहा है उससे लेकर के। इधर एक खबर ये भी है समिता जी कि चंद्रबाबू नायडू को चिढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक तो उनको वो नहीं देने वाली है लोकसभा स्पीकर का पद, ये लगभग तय हो गया है जो खबरें, और खबरें ये हैं कि जो उनकी प्रतिद्वंदी समझी जाती हैं एक तरीके से उनके परिवार की भी हैं, उनकी साली समझी जाती हैं डी पुरंदेश्वरी जो जीत करके आई हैं अभी लोकसभा का चुनाव, उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद तो फिर लगता है कि दोनों तरफ से म्यान से तलवारें बाहर निकल आएंगी और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। चूँकि इंडिया गठबंधन की तरफ से संजय सिंह हमारे यहाँ जब न्यूज़ पॉइंट में थे और राजीव जी हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं वो उनसे जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा था कि अगर टीडीपी अपना स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा करती है तो इंडिया गठबंधन को सोचना होगा कि उस समय हमारी रणनीति क्या हो कि हम किस तरीके से उनका स्पीकर बनवाएं। यानी कि एक तरीके से साफ संकेत दे दिया गया है इंडिया की तरफ से कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर का खड़ा करते हैं कोई प्रत्याशी तो इंडिया गठबंधन उसको समर्थन देगा। कल आदित्य ठाकरे का भी एक बयान जो था वो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने भी कहा कि हम टीडीपी और जेडीयू से कहना चाहते हैं कि अपना स्पीकर जरूर बनवा लेना वरना फिर ढूंढते रहोगे तुम्हारे सांसद कहाँ चले गए। यानी कि इस बात को लेकर के चर्चाएं समिता जी काफ़ी ज़्यादा तेज हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से स्पीकर देने से मना कर दिया है और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया है, उसके बाद जो चर्चाएं चल रही थी उन चर्चाओं को और ज़्यादा उन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करके और ख़ासतौर से जो उसके सहयोगी दल हैं उनमें तोड़फोड़ करके वो अपना 272 का आंकड़ा जो है वो पार करेगी। आज एक बयान और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही जो सहयोगी हैं महाराष्ट्र से आते हैं अजीत पवार, उनका बयान है कि भारतीय जनता पार्टी इसी संसद सत्र में 300 मतलब एनडीए 300 पार कर जाएगा। तो अब 300 पार कैसे कर जाएगा भाई, कोई ऑपरेशन लोटस चलेगा तभी 300 पार कर जाएगा, कहाँ से आप 300 पार लेकर के आएंगे। तो ये जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके के बयान जो है वो इनकी तरफ से आ रहे हैं सब बीजेपी के समर्थकों की तरफ से और मोदी के समर्थकों की तरफ से, उससे साफ समझा सकता है कि ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी ने बनाना शुरू कर दी है कि आप हमारी बात मानिए वरना हम आपकी पार्टी तोड़ देंगे। अब इस धमकी का जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि इस देखना ये होगा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई धमकी दी जा रही है या इस तरह का कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है तो इसका क्या असर होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या इसका जो है वो तोड़ निकालती हैं, इसका किस तरीके से प्रतिवाद करती हैं, इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। चूँकि 16 और 12 जो है जिस तरीके से 28 सांसद जो इनके कुल मिलाकर के लोकसभा में होते हैं और ये बड़ा एक चंक जो है इसको कहा जा सकता है कि ये बड़ा चंक है और इनके भरोसे ही ये सरकार चल रही है। तो अगर ये 28 कुछ तय कर लेते हैं तो मोदी सरकार के सामने जो मोदी सरकार फिर से कहना शुरू हो गया है कि मोदी सरकार अभी तक तो एनडीए सरकार हो रही थी लेकिन जैसे ही मोदी जी ने शपथ ले ली है तो उसके बाद फिर से वो मोदी सरकार कहना शुरू हो गया है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है उनके समर्थकों ने। तो मोदी जी के मुंह से अभी नहीं निकला है मोदी सरकार, लेकिन जब वो निकलेगा तब देखेंगे या एनडीए सरकार ही रहती है। लेकिन ये सरकार संकट में आ जाएगी और मोदी जी की कुर्सी डावाडोल हमको अभी से लग रही है। चूँकि नीतीश और नायडू का जिस तरीके से अपमान होने की खबरें आ रही हैं उससे ये साफ समझाया सकता है कि सरकार के सामने कोई संकट है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला जल्द ही ले सकते हैं। समिता जी बिल्कुल, और अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो वो पछताएंगे, ये तो हम लोग भी कह सकते हैं। मतलब जो हम राजनीति में सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है वो भी हम लोग जानते हैं कि बीजेपी की कार्यशैली किस तरह की रही है, किस तरह से बीजेपी ने अतीत में सरकारों को गिराकर या अपना बहुमत उसने हासिल किया है, ये तो सभी लोगों ने देखा है। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के निकारणों से इस ओर से आंखें मूंद कर रहते भी हैं तो वो जाहिर है अपना नुकसान करेंगे और अपनी पार्टी का नुकसान भी करेंगे। आपने ये जो बिल्कुल सही बात उठाई कि चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से चिढ़ाने के लिए जो खबर आ रही थी कि डी पुरंदेश्वरी देवी जो चंद्रबाबू नायडू यानी एनटी रामाराव की वो बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन, यानी एकदम पास का रिश्ता है, लेकिन उसके बाद वो हैं बीजेपी की और ये हैं टीडीपी के, मतलब दोनों अलग अलग दलों के हैं।
और ऐसे में बीजेपी फिर एक तीर से कई निशाने लगाना चाह रही है कि आंध्र प्रदेश से आपने एक लोकसभा अध्यक्ष भी बना दिया, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब एनटी रामाराव का तख्ता पलट के जो आरोप लगे थे चंद्रबाबू नायडू पर, तब जो पुरंदेश्वरी देवी जो थी, इन्होंने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था। तो बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तरह से वो चंद्रबाबू नायडू पे वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना हुआ है, या एक वो कर्ज उतारने वाली बात रहेगी कि वो उस तरह से विरोध न करें। और दूसरी बात की पुरंदेश्वरी देवी भी कम्मा समुदाय से आती है आंध्र प्रदेश के, जिस समुदाय से चंद्रबाबू नायडू आते हैं। राजनीति में इस समुदाय को काफी प्रभावशाली माना जाता है और टीडीपी का ये मतलब वोट बैंक इसमें काफी मजबूत है। अगर बीजेपी पुरंदेश्वरी देवी को यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष बनाती है, तो वो फिर एक तीर से कई निशाने वाली बात ये कि जो चंद्रबाबू नायडू के वोटर हैं, उनको बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी ऐसे नहीं तो वैसे किसी न किसी तरह चंद्रबाबू नायडू को कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। और अगर बात ये भी है कि लोकसभा अध्यक्ष बनाने पर जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए भी क्योंकि ओम बिरला को मोदी जी ने अभी तक कोई मंत्री पद नहीं दिया। जेपी नड्डा को तो उसी दिन उन्होंने शपथ ग्रहण करवा दिया था, तो फिर ये समझ में आने लग गया कि चलो ठीक है, बीजेपी की बागडोर अब यानी बीजेपी का अध्यक्ष कोई और बनने वाला है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर क्योंकि ओम बिरला ने पिछले सत्रों में जो फैसले लिए वो जाहिर है बीजेपी को फायदे पहुंचाने वाले रहे, उनका निष्पक्ष भूमिका तो उनकी नहीं रही। और ऐसे में मोदी आगे भी ये चाहेंगे कि हम जो भी फैसले लें संसद के भीतर, उसमें हमारा अध्यक्ष हो जो हमारे हाँ में हाँ मिला ले और हमारे कहे पर मुहर लगा ले। हम कहें तो वो 150 सांसदों को निलंबित कर दे और कोई सवाल भी ना उठाए। ये सारी चीजें जो चल रही हैं, तो ओम बिरला को अभी तक रोके रखना, यानी अगर उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया तो फिर बीजेपी उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या उनको वो अध्यक्ष बना देगी बीजेपी का, या वो वापस उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाएगी। फिर इधर चंद्रबाबू नायडू को अभी तक जिस तरह से वो इसमें मतलब डिलेमा में डाल रहे हैं कि पुरंदेश्वरी देवी को हम वो बनाएं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नायडू इस अपमान को और बीजेपी की इस चाल को बर्दाश्त करेंगे। और दूसरी बात, नीतीश कुमार के लिए भी एक जो हमने पहले बात जो कही कि मदन सहनी वाला जो बयान था कि इच्छाएं अनंत है और रेल मंत्रालय नहीं मिला, जो भी छोटी मोटी मतलब एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दे दिया, जबकि उसी बिहार में बाकी लोगों को जिस तरह से बढ़ाकर मतलब जीतन राम मांझी एक ही सांसद आपने उनको, चिराग पासवान 5 सांसद आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। ऐसे में क्या, और जिसमें इन दोनों से नीतीश कुमार की अनबन चलती रही है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार बिहार में अपने मतलब अगर वो यहाँ पर केंद्र में सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं अमलेंदु जी, तो क्या बिहार आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जनता उनको माफ कर पाएगी? क्या बिहार में नीतीश अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, या कि फिर वो उनको कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वो मोदी सरकार पर नकेल कस सकें? आपको क्या लगता है, क्या करेंगे नीतीश? देखिए समिता जी, नीतीश इसमें बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। अब वो क्या करेंगे ये तो वो जानेंगे और उनके अलावा कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके विषय में लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा था कि हमारी मित्र हैं नीतीश कुमार, इनके पेट में दांत हैं। तो उनके पेट के दांत जो है वो कोई गिन नहीं पाया है, वो कितने हैं, वो कब वो है, वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी को नहीं पता है। लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है कि इस अपमान का जो किसी न किसी तरीके से बदला निश्चित तौर पर लेंगे। एक तो जिस तरीके से जो एनडीए की बैठक थी और उसमें नीतीश कुमार ने जो नरेंद्र मोदी के पैर छूने का जो प्रहसन किया समित्रा जी, वो काफ़ी कुछ संदेश देता है। नीतीश कुमार जो है वो एकदम बहुत विनम्र होकर के और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो बहुत मोदी जी से दबा हुआ हूँ और उनको बहुत अच्छा समझता हूँ, उनके लिए बिल्कुल पीछा जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कोई ना कोई खेल कर रहे हैं, इसको समझा जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जब झुकते हैं तो वो पैर छूने के लिए नहीं झुकते हैं, उनका इतिहास ये रहा है कि वो फिर नीचे से कुर्सी खींचने के लिए या कालीन खींचने के लिए झुका करते हैं। अभी तक का इतिहास उनका इसी तरीके का रहा है और उनके इस इतिहास को जानते हुए नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर बहुत एक सख्त टिप्पणी की थी। उसके बाद लेकर फिर दोनों तरफ से काफ़ी वो वाद विवाद हुआ। फिर नीतीश कुमार की तरफ से तो तमाम नाखून और बाल जो थे वो सब जो थे मोदी जी को भिजवाए गए थे, वो अभी तक वापस नहीं मंगाए गए हैं। तो ये जो उनकी जो राजनीति है जिस तरीके की नीतीश कुमार की, तो उसमें वो इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि वो बर्दाश्त करेंगे कि नरेंद्र मोदी उनको इस तरीके से डिक्टेट करें या उनकी पार्टी को कुछ तोड़ने की कोशिशें करें। और मुझे लगता है कि ये शायद प्रयास शुरू हो चुके होंगे उनकी पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ काम
जो है वो बीजेपी लगाना शुरू कर चुकी होगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो विधानसभा चुनाव तक जो है वो बीजेपी थोड़ा सा इस पे काम ना करे, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर उस तरीके से काम नहीं करे। लेकिन अगर वो तय कर चुकी होगी कि आगे क्या करना है तो वो इस पर काम भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का अपमान एक तरीके से हो गया है और नीतीश कुमार की मांगें एक तरीके से देखा वो मानी नहीं गई हैं। जैसा आपने भी कहा कि भाई आपने चिराग पासवान को भी एक मंत्रालय दे दिया और आपने जीतन राम मांझी जो अकेले चुन करके आए हैं आपने उनको भी केंद्रीय मतलब कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे और बिहार की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें इसके क्या परिणाम होंगे, ये आने वाला समय हमको देखना होगा समिता जी कि किस तरीके से इसको लेकर के चीज़ें होती हैं। इधर चिराग पासवान को लेकर के भी समिता जी जो चीज़ें चल रही हैं वो एक नया संघर्ष जो है वो हो गया है अब जनता दल एस के और चिराग पासवान के बीच में। इस तरीके की खबरें हैं और वो खबरें ये कि बताया जाता है कि चिराग पासवान की इच्छा ये थी कि इस्पात मंत्रालय उनको मिले, चूँकि वो उनके पिता के पास पहले रहा है इस्पात मंत्रालय, और इस्पात मंत्रालय मलाईदार मंत्रालय जो वो समझा जाता है। और आपको मालूम है समिता जी कि इस्पात मंत्रालय से जुड़े हुए एक उद्योगपति इसके चक्कर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो बिना वीज़ा और बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के बताया जाता है कि पाकिस्तान चले गए थे, जाकर के नवाज शरीफ की माँ के पैर छुए थे और शॉल वॉल जो थी सब उन्होंने भेंट वेंट की थी, वो सब चीज़ें हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस्पात मंत्रालय कितना मजबूत मंत्रालय है और इसकी चिराग पासवान मांग क्यों कर रहे होंगे। तो 5 सांसदों वाले चिराग पासवान को मंत्रालय न दे करके 2 सांसदों वाले वो जनता दल एस को वो दे दी गई है, यानी एच.डी. कुमारस्वामी को वो मंत्रालय दे दिया गया है। इसको लेकर के भी इन दोनों दलों के बीच में जो है वो संघर्ष शुरू हो गया है और खबरें जो है वो ये आ रही हैं अंदर से सतह से कि दोनों में बीच तनातनी हो गई है और इतनी तनातनी बढ़ गई है कि चिराग पासवान ने इस तरीके से कहा सार्वजनिक वक्तव्य जो है वो कंगना रनौत के मामले में दे दिया कि वो जो बलविंदर कौर जो सिपाही थी CISF की उसको लेकर के कुलविंदर कौर उसको लेकर के कह दिया कि उसकी भावना आहत हुई होगी निश्चित तौर पे, चूँकि उसकी माँ जो थी वो धरने पर बैठी थी। हालांकि फिर उन्होंने उसको लीपा पोती की कि वही इस तरीके से नहीं करना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए और कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, इस तरह की सारी बातें फिर उन्होंने मतलब एक तरीके से उसको उन्होंने बराबर करने की कोशिश की। लेकिन अपने मन की बात जो चिराग पासवान ने थी वो एक तरीके से कह दी मंत्री बनते ही कि भाई कुलविंदर कौर जो है उसके साथ जो उसके जो भावना जो निकली वो इसलिए निकली कि चूँकि वो जो है कंगना रनौत उन्होंने किस तरीके के शब्द वो इस्तेमाल किए थे और उस धरने में और यानी किसान आंदोलन में उनकी माँ भी बैठी हुई थी कुलविंदर कौर की। तो ये जिस तरीके की चीज़ें समिता जी सब सामने आ रही हैं तो ये समझ में आ रहा है कि किसी भी मसले पर एनडीए के घटक दल जो हैं वो एक मत नहीं हैं। चुनाव भले ही सबने मिलकर के लड़ा हो और हमने ये पूरे चुनाव के दौरान भी देखा था समिता जी कि सारे दल एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ते थे। महाराष्ट्र में कुछ और था, बिहार में कुछ और था, उत्तर प्रदेश में कुछ और था, जबकि इंडिया गठबंधन जो था वो पूरे देश भर में एकजुट होकर के लड़ा था। उनकी संयुक्त रैलियाँ भी हुई, मुद्दे भी उनके जो थे एक ही थे पूरे देश भर में और कहीं भी मुद्दों के अंदर कोई जो था वो ये नहीं देखने में आया कि किसी के मुद्दे अलग हुए हों। और अभी भी उनके मुद्दे जो हैं वो एक ही हैं। जिस तरीके आपने देखा कि तेजस्वी यादव भी झुंझुनू मंत्रालय की बात कर रहे हैं और जिस समय तेजस्वी यादव जो है बात कर रहे हैं झुंझुनू मंत्रालय की, ठीक उसी समय संजय सिंह भी झुंझुनू मंत्रालय की बात कर रहे हैं। यानी कि जो शब्दावली भी निकल करके आ रही है इंडिया गठबंधन के लोगों की वो भी एक से ही निकल करके आ रही है सरकार पे प्रहार करते हुए। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट होकर के एक तरीके से कहा जाए वो प्रहार कर रहा है बीजेपी और एनडीए के ऊपर, जबकि एनडीए के दल जो है वो आपस में इसको लेकर के एकजुट नहीं है और नीति के स्तर पे भी उनके बीच में कोई एक तरीके से मेल मिलाप वाली स्थिति नहीं दिख रही है, बल्कि मंत्रालयों को लेकर के जिस तरीके से झगड़े चल रहे हैं उसको लेकर के साफ समझा जा सकता है कि लड़ाई झगड़ा ये और आगे बढ़ने वाला है। हम लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से जो बीजेपी के ही खुद के एक मंत्री हैं सुरेश गोपी जो केरल से जीत करके आए हैं और केरल से इकलौते राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने पहले शपथ ले ली, फिर उसके बाद कह दिया कि वो नहीं चाहते हैं मंत्री बनना चूँकि उनके पास फिल्में बहुत ज़्यादा हैं। फिर जब वो उस खबर पे काफ़ी ज़्यादा लोकसभा सदस्य, फिर उनके बाद फिर जब काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई तो फिर उन्होंने कहा कि वो केवल लोकसभा सदस्य की तरह काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद सफाई दी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, फिर वो उस पर लीपा पोती करना शुरू कर दी जो कि होता है। लेकिन उनके मन की बात जो थी वो निकल करके आ गई और ये सिर्फ फिल्में करने का बहाना नहीं था समिता जी, चूँकि जैसे कल भी आपने बताया था कि वो फिल्में करने की बात तो अलग है, फिल्में करनी है, आपको पहले से भी मालूम रहा होगा कि आपको फिल्में करनी है। और आप जब त्रिशूर में चुनाव लड़े थे तो आपका नारा ही ये था कि मोदी की गारंटी है त्रिशूर से केंद्रीय मंत्री। तो उनको ये लग रहा था कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके साथ साथ वहीं से केरल से आने वाले एक और जॉर्ज कुरियन जो कि सदस्य भी नहीं हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, चुनाव भी नहीं लड़े हैं, उनको भी राज्य मंत्री बना दिया।
अपनी पार्टी से लेकर के। तो सुरेश गोपी को शपथ लेते समय तो ये था कि मंत्री बन रहे हैं, खुशी रही होगी, लेकिन वो सुबह रात को जब सोए, सुबह जब उठे तब मालूम पड़ा कि जॉर्ज कुरियन भी साथ में बन गए हैं और वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो उनको लगा कि ये उनका अपमान हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं मंत्री बनना नहीं चाहता हूँ। तो ये जिस तरीके की चीज़ें आ रही, इस तरीके से हमने देखा था कल भी कि किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं आपके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। फिर बाद में उन्होंने सफाई दी कि साहब मैं मंत्री रहा हूँ, चूँकि मैं खुद केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और हमने उनका ऑफर जो है इसलिए हमने ठुकरा दिया। हमने उनको कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चूँकि रहा हूँ तो फिर हम बाद में इसको देखेंगे, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया बाद में देखेंगे, यानी फिर इस पर आगे बात की आश्वासन दिया है। उधर एनसीपी के ही जो चुनकर के आए सुशील तटकरे, वो राज्य मंत्री बनने के लिए भी तैयार हो गए कि मैं राज्य मंत्री बनने को भी तैयार हूँ। अब अजीत पवार के सामने संकट ये प्रफुल्ल पटेल के साथ खड़े हों कि सुनील तटकरे के साथ खड़े हों। तो अजीत पवार ने फिर कहा कि नहीं, हमारी मांग है कि हमारे अब राज्यसभा सदस्य भी और हो जाएंगे, तो हमको जो एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाए, एक राज्य मंत्री कम से कम दिया जाए, इस तरह की बात है, और बाद में आगे जा करके होगा। यानी कि अभी से इसको लेकर के चीज़ें शुरू हो गई। उधर आजसू जो है झारखंड की पार्टी जो है, आदिवासी पार्टी है, वो शामिल है, उसने भी अपने विद्रोह के स्वर उठा दिए। तो कुल मिलाकर के समिता जी जिस तरीके के विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, और इसके बीच में रेल मंत्रालय को लेकर के और गृह मंत्रालय को लेकर के, और इधर जो है वो स्पीकर के पद को लेकर के जिस तरीके से नीतीश नायडू का अपमान की खबरें आ रही हैं, उसके बाद लगता है कि ये सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकट में है, और इसमें अंदरूनी संघर्ष जो है वो इनके बीच में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। देखना ये है कि क्या ये सरकार अपना पहले जो है विश्वास मत हासिल कर पाती है कि नहीं कर पाती है, और अगर विश्वास मत हासिल कर भी लेती है तो क्या उसके बाद भी ये सरकार लंबी चल पाएगी कि नहीं, या अपने अंतर विरोधों से ही गिर जाएगी। हालांकि जिस बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। तरीके से अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है, उसको लेकर के ये समिता जी साफ समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इस बात पे दृढ़ हैं कि वो सरकार अपने तरीके से चलाएंगे, और सहयोगी दल जो है उनको झुंझुनू मंत्रालयों से ही काम चलाना पड़ेगा अगर उनको सरकार में रहना है। अब देखना यह है कि इन दलों की रणनीति क्या होती है, कि यहाँ झुंझुनू मंत्रालय लेकर के संतुष्ट रहते हैं या इंडिया गठबंधन की तरफ आकर के अपने सम्मान की राजनीति करते हैं। तो अब देखना यह है समित्रा जी कि जो ये सहयोगी दल है, खासतौर से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये कब तक अपमान का घूंट पी करके रहते हैं और कब इनका स्वाभिमान जागता है। जिस दिन इनका स्वाभिमान जागेगा उस दिन ये सरकार निश्चित तौर पर गिर जाएगी, ऐसा हम समझ सकते हैं समित्रा जी। बिल्कुल स्वाभिमान जागने की देर है, क्योंकि जब तक वो नहीं जगेगा, जब तक इन लोगों का एहसास नहीं होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को तो जरूर एहसास हो रहा होगा, क्योंकि उनका तो ऐसा मतलब अतीत में जरूर बहुत कड़वे बोले हैं मोदी ने, लेकिन इस तरह का अपमान वैसा नहीं किया जैसा कि नीतीश कुमार को लेकर किया गया। और नीतीश कुमार को लेकर इसीलिए आश्चर्य भी जताया जा रहा था कि जिस इंडिया गठबंधन ने आपको सम्मान दिया, मतलब आपके कारण इंडिया गठबंधन बना, लेकिन आपने एक संयोजक पद के लिए आपने उसको छोड़ दिया और आप उसमें शामिल हो गए। और क्यों शामिल हुए ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। राहुल गांधी के हिसाब से तो ईडी सीबीआई का डर है, जिस तरह से उन्होंने कहा भी था। अब ये जिस तरह से अमित शाह को गृह मंत्री बना दिया गया, उसमें ये जाहिर हो रहा है कि मोदी अपनी पुरानी कार्यशैली से हटने वाले नहीं है। इधर नीतीश और नायडू के अपमान की बात हो रही है अमरिंदर जी, लेकिन उधर महाराष्ट्र में भी विरोध के सुर बहुत तेज होते जा रहे हैं। अजीत पवार ने तो पहले ही मना कर दिया था, प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया था कि हम कैबिनेट मंत्री थे तो हमारा डिमोशन मंजूर नहीं। आज भी अजीत पवार का ये बयान आ गया कि हमने कैबिनेट पद से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। और दूसरी ओर अभी हम जो ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने शरद पवार की तारीफ की कि उन्होंने किस तरह से पार्टी चलाई है। तो जाहिर है जिस चाचा को वो अब तक बूढ़ा बोलकर किनारे हटने की सलाह दे रहे थे, आज वो उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। तो क्यों मजबूर हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। इधर जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, उसमें सुप्रिया सुले का भी एक महत्वपूर्ण बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि एनसीपी को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि भाजपा का दृष्टिकोण सबके साथ और सबका व्यवहार एक साथ वो करने वाला है ही नहीं। यहाँ पर उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार का याद किया कि किस तरह एनसीपी के पास उस समय भी सीमित विधायक सांसद ही थे, लेकिन फिर भी शरद पवार को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले थे और 8 या 9 सांसद थे, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले और सम्मान का व्यवहार किया गया, ये सुप्रिया सुले ने कहा। जबकि मोदी सरकार अपने सहयोगियों के साथ सम्मान का व्यवहार नहीं करती है, ये हम जानते हैं, ये सुप्रिया सुले का कहना था। और इधर अजीत पवार की नाराजगी वो तो जाहिर हो ही गई है। अब एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना है, उसके भी सांसद हैं श्रीरंग बारने,
उनका एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया कि हमारी पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 7 सीटों पर जीत हासिल की, ऐसे में हमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। उन्होंने फिर हिसाब भी दिया कि जेडीएस के 2 सांसद हैं, एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह दी गई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी एक ही सांसद हैं, उनको कैबिनेट में जगह दी गई, चिराग पासवान 5 सांसद, उनको भी एक कैबिनेट बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनका ये कहना है कि हम भी स्ट्राइक रेट को देखते हुए निश्चित रूप से कैबिनेट बर्थ और एक राज्य मंत्री पद के हकदार थे। ये एकनाथ शिंदे के गुट की शिवसेना के सांसद ने कहा है, जिन्होंने उद्धव गुट के नेता को, उसके प्रत्याशी को ही हराकर जीत हासिल की चुनाव में। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि अब शिवसेना में भी एकनाथ शिंदे भी अब अपने विधायकों और सांसदों की नाराजगी को आखिर किस तरह इग्नोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें अपना शिवसेना का इकबाल बुलंद रखना है कि नहीं, मैं शिवसेना शिंदे गुट से एक उद्धव गुट से अलग होकर भी अगर मैं मजबूत बना रहा तो फिर मैं अपने सांसदों को साथ रखूं, विधायकों को साथ रखूं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो नाराजगी है वो जाहिर हो रही है। और खबरें ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे को एक आपातकालीन बैठक भी बुलानी पड़ी अपने विधायकों की, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी खेल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी ने मोदी सरकार में पद लेने से इनकार कर दिया, या एकनाथ शिंदे की सरकार जो गुट के जो सांसद हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में ये दोनों गुट क्या वापस अपने अपने पुराने धड़ों में लौट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार का, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इधर राज ठाकरे ने भी, उनको भी नाराजगी है कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको इग्नोर किया है, ये भी नाराजगी की खबरें जो हैं आ रही हैं। हालांकि राज ठाकरे का अब कोई बहुत महत्व रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी मनसे के कार्यकर्ता तो हैं ही, वो चाहें तो माहौल को बहुत कुछ बदल सकते हैं, और मनसे और शिवसेना और एनसीपी इन सब में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, बीजेपी को वो लोग किनारे कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति यानी ये जो एनडीए सरकार जो अभी चल रही है, राज्य सरकार, और जो केंद्र में जितने अभी जो मतलब उनके जो हैं एकनाथ शिंदे गुट के जो सांसद हैं, क्या इनके हाथ पीछे खींचने से फिर भी सियासी गणित गड़बड़ा सकता है और मोदी सरकार संकट में आ सकती है? देखिए समिता जी, एक तो जो खबरें हैं उनके मुताबिक बताया जाता है कि जो एकनाथ शिंदे के सांसद हैं वो लगभग सभी जो हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, और वहाँ जो है वो दूसरा खेल चल रहा है, और उनके विधायक भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, इसमें जो एक तरीके से कहा जाए वो आग में घी डालने का काम किया है। मतलब मोदी जी ने खुद ये मौका दे दिया है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो अभी गिर जाए, और हो सकता है कि शायद मोदी ये चाहते हो कि चुनाव से पहले ही जो है महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए, ताकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो है वो नखरे जो है वो उठाने ना पड़े उनको। हो सकता है कि इसकी तरफ चल रहा हो, तो इस तरह की कुछ चीज़ें खुद पैदा करना चाहते हो। तो लेकिन जो सांसद हैं इनके, उनको ये समझ में आ रहा है, खासतौर से उनके जो विधायक हैं उनको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है, उसके चलते ये स्पष्ट समझ में आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नुकसान होगा। तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो? तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो हो सकती है कि अगर साथ चला जाए इंडिया गठबंधन के, यानी कि उद्धव ठाकरे के और शरद पवार के साथ जाया जाए, तो ये चीज़ें उनके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। तो वहाँ जो अंदरूनी चीज़ें चल रही हैं समिता जी, वो ये चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधायक और सांसद बताए जा रहे हैं, और जो एनसीपी के विधायक हैं वो सब बताए जा रहे हैं शरद पवार के समर्थन में। अगर समिता जी इस तरीके का कोई खेल वहाँ होता है, जैसे कि खबरें हैं कि ये खेल होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है, तो इसका परिणाम सीधा सीधा जो है वो केंद्र की राजनीति पे भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र ने ही भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहा जाए वो सरकार से बाहर कर दिया था, और ज़बरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हुआ महाराष्ट्र की वजह से। अब अगर वहाँ से इस तरीके की खबरें आती हैं और वहाँ कोई सरकार बदलती है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात पे मजबूर हो जाती है कि उसको वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े ताकि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार ना बनने पाए, उद्धव ठाकरे फिर से वहाँ मुख्यमंत्री ना बनने पाए, अगर ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो आप समझ सकती हैं कि इसका असर फिर सीधे सीधे केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो शिवसेना के सांसद हैं एकनाथ शिंदे के, वो सब खुले तौर पर फिर चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ में। अभी भी ये है कि वो उनके साथ में है, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार है और अभी
बिल्कुल शुरुआत है एकदम से कहा जाए तो। अभी जो है वो हनीमून पीरियड चल रहा है, तो उसमें अभी वो देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी एकदम से कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे, और शायद इंडिया गठबंधन भी एकदम से जो है वो इस तरीके को कदम उठाना नहीं चाहता होगा। तो बाद में जाकर के ये चीज़ें जो है आगे डेवलप हो सकती हैं, और ये कहीं ना कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नुकसान पहुँचाएंगी। और अगर महाराष्ट्र में नुकसान पहुँचता है तो इसका सीधा सीधा असर केंद्र की राजनीति में पड़ेगा, और यहाँ भी चीज़ें गड़बड़ाएंगी। इस बीच सर मित्ता जी, एक जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी हैं शिरोमणि अकाली दल, उसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल जो है वो भी जीत करके आई हैं, अकेली सांसद हैं। प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र सुखबीर सिंह बादल ने कल जो है वो तमाम क्षेत्रीय नेताओं को बधाई दी है। उनके साथ अपने फोटो पुराने जो है वो ट्वीट करते हुए उसमें अखिलेश यादव को बधाई दी है, चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी है, ममता बनर्जी को बधाई दी है, तेजस्वी यादव को बधाई दी है, और ये कहा है कि आपके जीतने से एक तरीके से क्षेत्रीय दल जो है वो मजबूत हुए, रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसका केंद्र में होगा। तो और इसके बाद फिर उन्होंने जो है बाद में फिर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी उसका वो बधाई दी। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको जो बधाई दी जा रही है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, तो क्या कोई ये एक समीकरण और शुरू हो गया है कि जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय हैं और जो एनडीए में हैं, उनको भी तोड़ ताड़ के जो है रीजनल उसके नाम पे लेकर के आया जाए इंडिया गठबंधन में? क्योंकि ममता बनर्जी का ये दावा है कि सरकार इंडिया की ही बनेगी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू तो हमारे हैं, ये उधर कैसे चले जाएंगे? तो उनका ये जो दावा है कि ये बाबू हमारे हैं, ये बाबू उधर कैसे चले जाएंगे, तो ये बाबू मोशाए जो है क्या खेल करने वाले हैं, ये देखना होगा। इधर जो सुखबीर सिंह बादल जो लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं खासतौर से विपक्ष के नेताओं को कि आपके जीतने से जो है वो क्षेत्रीय दलों की राजनीति मजबूत हुई है और संघवाद जो है मजबूत हुआ है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई संकेत समझे जा सकते हैं। और समिता जी देखिए, जो सुखबीर सिंह बादल की पार्टी है, सुखबीर सिंह बादल है, वो एनडीए में भी रहे हैं और उनके संबंध इधर समाजवादी जो दल हैं उनके साथ भी रहे हैं। खासतौर से नीतीश कुमार के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू चूंकि एनडीए के संयोजक रहे हैं और उसमें प्रकाश सिंह बादल एनडीए में हुआ करते थे, उनसे भी उनके संबंध रहे हैं। इधर ममता बनर्जी के साथ भी उनके संबंध रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो अब अगर सुखबीर सिंह बादल इस तरीके का कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं अगर, या सुखबीर सिंह बादल इस तरीके की कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि तमाम क्षेत्रीय दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उनको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो आपका वही हश्र हो जाएगा जो बीजू जनता दल और वाईआरसीपी कांग्रेस का हुआ या मायावती का हुआ, इस तरीके का आपका हश्र हो जाएगा। तो इनका साथ जल्दी से जल्दी छोड़ना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, तो इस पे भी चीज़ें चल सकती हैं। मुझको लगता है कि सुखबीर सिंह बादल शायद कोई इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं है कि आया कोई ठीक है क्षेत्रीय लोग जीत करके आ गए हैं, क्षेत्रीय दल तो उनको बधाई दे दिया है। राजनीति में शर्मिष्ठा जी एक भी शब्द जो है बिना किसी प्रयोजन के ना बोला जाता है और ना लिखा जाता है, और बधाई देने का मतलब तो दूसरा ही होता है। इधर ये बताया जाता है कि जो डीके शिव कुमार है उनकी भी किसी एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात हुई है और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत जो है वो हुई है। स्टालिन की पहली मुलाकात हो चुकी थी। तो अब ये जिस तरीके की चीज़ें बीजेपी कर रही है, खासतौर से गृह मंत्री, रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और स्पीकर को लेकर के जो अभी तक खबरें आ रही हैं, अगर ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मंत्रालयों का तो सामने आ गया कि वो नहीं झुकी है इनके सामने, नायडू और नीतीश के सामने। तो जो एनएनडीए कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस जो है, तो ये एनएनडीए जो है ये कितना चल पाएगा और नीतीश और नायडू पे डिपेंडेंसी जो है ये कब खत्म हो जाएगी और ये कब अपनी बैसाखियाँ खींच लेंगे और ये कब सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, ये देखना होगा। मुझे लगता है सर मित्रा जी शायद नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं कि सरकार जो है गिर जाए ताकि जो है छुटकारा मिले इन सबसे, और फिर जो है या तो मध्यवादी चुनाव में जाए फिर या दूसरी सरकार बने। और नरेंद्र मोदी जी की अब चूंकि उम्र हो रही है तो जाकर के आराम करें, बहुत तेज होगी राजनीति। 3 बार प्रधानमंत्री बनने का उनको अपने नाम करवाना था कि रिकॉर्ड साहब वो भी 3 बार बन चुके हैं, वो हो गया, शपथ ले ली है। अब सरकार का बहुमत हो या ना हो, कुछ भी हो, हमने बता दिया साहब हैट्रिक हमारी हो गई, 3 बार हम भी बन चुके प्रधानमंत्री। अब सरकार चले ना चले हमको अब कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी जाने और बीजेपी का काम जाने। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भी इसी रणनीति पर काम कर रहे हो, तो नीतीश और नायडू का लगातार अपमान किया जा रहा हो। लेकिन अगर ये अपमान इसी तरीके से जारी रहा और इसी तरीके से क्षेत्रीय दलों की चीज़ें जारी रहीं तो समिता जी इसके दुष्परिणाम इस सरकार को भुगतने पड़ेंगे और ये सरकार फिर अस्थिर तो है ही, अभी तुरंत गिर जाएगी ये अपमान अगर बढ़ता है समिता जी।
जी बिल्कुल, नीतीश और नायडू के अपमान की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ उसमें इन दोनों नेताओं को और इनके दल के नेताओं को जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और मोदी सरकार में वही पुराना ढर्रा चला आ रहा था। जो पिछले बार जो लोग जिन विभागों को संभाल रहे थे वही विभाग अब भी वो लोग संभाल रहे हैं, यानी मोदी नहीं बदलने वाले। और यहाँ पर नीतीश और नायडू का अपमान जो हो रहा है ये तो बीजेपी की पुरानी कार्यशैली रही है। अमरेंदु जी, आपने सुखबीर सिंह बादल की बात जो की है, हम जानते हैं कि किस तरह किसान आंदोलन के वक्त जो कृषि बिल के वक्त हरसिमरत सिंह कौर ने उन्होंने ये कहा था कि भाई हमसे भी नहीं पूछा गया, जबकि आप एक अहम हिस्सा हैं। और वो पंजाब के किसानों की नाराजगी को उन्होंने समझा और बीजेपी से नाता तोड़ा। अकाली दल के साथ गनीमत बस इतनी ही रही या बीजेपी ने शायद इतनी उसको बख्श दिया कि उसको तोड़ा नहीं और उसके एक धड़े को अपने में शामिल नहीं किया। बाकी शिवसेना और एनसीपी के साथ जो किया है या वहां के लोग ये जानते हैं। और ठीक है, वहां महाराष्ट्र में अभी उन लोगों की सरकार है, लेकिन वहां भी ये सरकार कब तक कायम रहेगी, क्योंकि जो वोटर है जिसने शिवसेना को पहले बाल ठाकरे के नाम पर वोट दिया और अभी अगर वो वोटर एकनाथ शिंदे के साथ है तो भी वो बाल ठाकरे की लीगेसी से तो अलग नहीं हुआ है। उसे तो अभी भी ये लग रहा है कि जो बाल ठाकरे किसी के सामने नहीं झुकते थे उसमें एकनाथ शिंदे अगर इस तरह से झुकना मंजूर कर रहे हैं तो क्यों वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा। और इसीलिए एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं वो लोग अभी से विरोध की आवाज उठा रहे हैं। यही बात एनसीपी के लिए भी कही जा सकती है कि जिन शरद पवार ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर ली कांग्रेस से अलग होकर और उसके बाद उन्होंने एक जीत भी दिलाई और वो अभी भी इस उम्र में भी इतने मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अजीत पवार झुकेंगे, यानी अगर अजीत पवार ने जो झुकना मंजूर नहीं किया कि हमको नहीं चाहिए कैबिनेट से कम कुछ भी, तो इसका मतलब है कि अजीत पवार भी अपने उन मतदाताओं की भावनाओं को समझ रहे हैं कि अगर आप बीजेपी के आगे झुके, अगर आपने सरेंडर किया तो फिर तय मानिए अगले बार वो वोट आपको नहीं मिलेंगे। और ऐसे में बीजेपी का हश्र भी कोई खास अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो जिन पार्टियों की जड़ें आपने बात की क्षेत्रीय दलों की, ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी अगर राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन फिर भी आज उस पार्टी का अस्तित्व या उसकी सरकार का अस्तित्व खड़ा है तो वो केवल क्षेत्रीय दलों के भरोसे खड़ा है। हालांकि मोदी अभी भी एक गुरूर में दिखाई दे रहे हैं और अब जिस तरह से उन्होंने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया है, यानी ईडी और सीबीआई का खेल अभी हम चलता हुआ देखेंगे। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की भी अपनी तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन किस तरह से पूरी चीजों पर नजर रखा हुआ है, इसकी एक वानगी आज जयराम रमेश के एक ट्वीट से मिल सकती है। उस ट्वीट को हम देख लेते हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि संसदीय मामलों के विभागों के आवंटन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, 1/3 प्रधानमंत्री इसे लेकर जरा भी विश्वास पैदा नहीं करना चाहते कि संसद पिछले दशक में जिस तरीके से चल रही थी उससे अलग ढंग से काम करे। परंतु दिव्य संकेत, ध्यान दीजिए यहाँ दिव्य जो है इन्वर्टेड कॉमास में है, दिव्य संकेत कुछ भी हो, आने वाले दिनों में इंडिया जनबंधन का ध्येय बिल्कुल साफ है। संसद के दोनों सदनों में लोगों की इच्छा और जनादेश को लगातार मजबूती से प्रतिबिंबित करते रहना। ये जयराम रमेश लिख रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में लोगों की इच्छा और जनादेश को लगातार मजबूती से प्रतिबिंबित करते रहना, ये इंडिया जनबंधन का ध्येय है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। अमलेंदु जी, यहाँ पर दो बातें जयराम रमेश ने कर दी, उनका तंज भी आ गया। दिव्य जिस तरह से उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में दिया कि ठीक है यहाँ पे वो महामानव है या परमात्मा का अंश, उन्होंने सरकार तो बना ली लेकिन जिस तरीके से सरकार बनाई है उससे साबित कर दिया कि वो पिछली सरकार से अलग ढंग से नहीं चलने वाली है, वैसे ही चलेगी। और दूसरी बात, इंडिया जनबंधन भी किस तरह से काम करने वाला है, उसका उद्देश्य, उसका ध्येय साफ कर दिया है कि हम अभी इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। विपक्ष अपनी भूमिका अब और ज्यादा मजबूती से निभाएगा। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, जब अभी तो लोकसभा अध्यक्ष तय नहीं हुआ है, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष भी बीजेपी अपना बनवाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन क्या फिर उसके बाद वो अपने मनमानी करने में कामयाब हो पाएगी? पिछले बार की तरह जिस तरह से बिलों को लाया गया और मनमाने तरीके से पारित करा दिया गया, कोई चर्चा नहीं, कब कौन सा बिल आ जाता है, कब कौन सा विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है, ये पता ही नहीं चला पिछली सरकार में। क्या इस बार इंडिया गठबंधन ऐसा होने देगा और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने सांसदों को लेकर ऐसा होने देंगे? क्योंकि आंकड़े आपने बताई दिए, 28 सांसद इधर से उधर और सारा खेल पलट जाएगा। क्या लगता है, मोदी ये रिस्क उठाएंगे अमलेंदु जी?
देखिए समिता जी, मोदी जी असल में खतरों के खिलाड़ी समझे जाते हैं। पता नहीं वो कितने खतरों के खिलाड़ी हैं, नहीं है ये मालूम नहीं है, क्योंकि हमने उनको अक्सर पलटते देखा है, दबाव भारी दबाव में हमने आते हुए भी देखा है। लेकिन वो जैसे ही दबाव से मुक्त होते हैं फिर वो अपने पुराने स्वरूप में आ जाते हैं। आप देखिए, जिस दिन एनडीए की बैठक हो रही थी, जब तक उनको नहीं चुना गया था एनडीए संसदीय दल का नेता, तब तक बड़े विनम्र और बड़े हंसमुख दिखाई पड़ रहे थे। और जैसे ही चुन दिए गए वैसे ही फिर उनमें अहंकार लौट करके तुरंत आ गया। फिर वो कहने लगे ईवीएम जिंदा है या मर गया। तो आप ये समझ सकती हैं। तो यानी नरेंद्र मोदी का जो असली स्वभाव है वो लौट के फिर आ जाता है। तो अब जैसे ही बहुमत साबित होगा तो नरेंद्र मोदी अपने असली स्वरूप में आना शुरू हो जाएंगे। और ये एक मानवीय कमजोरी होती है समिता जी, किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र होता है या उसकी जो आदतें होती हैं, वो थोड़े समय दबाव में जब होता है तो वो कोशिश करता है कि उसको बदल ले, लेकिन जैसे ही उसे मुक्त वातावरण मिलता है, वो दबाव से थोड़ा सा भी महसूस करता है कि अब वो मुक्त है और फ्री है, तो फिर वो अपने असली स्वरूप में आना शुरू हो जाता है। या ऐसी परिस्थितियों में अपने असली स्वरूप में आता है जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाते हैं और फिर वो जो है जो आवरण जो ओढ़े हुए होता है उस आवरण को बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर वो आवरण उतार के अपने में आ जाता है। जो आखिरी जो सभा थी प्रधानमंत्री की होशियारपुर में पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो मोदी की अभी जब मुंह नहीं खुला है और मुंह खुलेगा तो क्या क्या पाप जो है 7 जन्मों को लाकर कर देगा, जिस स्तर तक मोदी आ गए थे, वो समिता जी ये था कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए, चूँकि उन्हें लग गया था कि बीजेपी हार रही है बुरी तरीके से, तो वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ अब दूसरी हैं, तो अब देखना ये है कि क्या मोदी इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त कर पाएंगे और इसी तरीके से सरकार चला पाएंगे जिस तरीके से वो चलाना अब 10 साल उन्होंने चलाई है। मुझे लगता है समिता जी कि कितना भी कमज़ोर सहयोगी उनके हों और कितने भी दबाव में हो, लेकिन उस तरीके की चीज़ें नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी जैसा पिछले 10 साल तक वो कर पाए हैं। हालांकि वो करने की कोशिशें पूरी करेंगे। दूसरा ये कि जो विपक्ष है, खासतौर से इंडिया गठबंधन है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और चूँकि उसका लगातार सरकार बनाने का दावा है और उसके पास एक ये आत्मविश्वास है कि जनता ने जो है जनादेश वो दिया है इंडिया गठबंधन को ही, और एनडीए को गठबंधन को जनादेश नहीं दिया है या नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है, नरेंद्र मोदी की हार हुई है। तो वो एक तरीके से कहा जाए उत्साह से लवरेज भी है और वो लगातार इस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और लगातार घेरेगा। नरेंद्र मोदी एक लेवल प्लेइंग फील्ड में किसी भी तरीके से सामना नहीं कर सकते हैं और यहाँ तो विपक्ष बहुत तगड़ा है, बिल्कुल लगभग बराबर की स्थिति है। और ऐसे में जो सहयोगी जिन दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें भी बहुत से में जो है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के एक तरीके से कहा जाए वो भावना जो है वो सहयोग की भावना है या अंदर अंदर जो एक तरीके से कहा जाए उनके प्रति लगाव की चीज़ें हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के बचाव के लिए एनडीए आएगा या बीजेपी उस तरीके से आएगी, मुझको नहीं लगता है। आज जिस तरीके से संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं समिता जी, उनका जो कल जो एक वक्तव्य आया है कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में, उनमें उन्होंने जिस तरीके से प्रहार किए हैं समिता जी, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि वो नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उसके अर्थ यही निकाले जा रहे हैं कि मोहन भागवत ने इशारों में नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी तगड़े प्रहार किए हैं। ये कहना कि अहंकार की भावना जो है आ गई है, सेवक वो नहीं होता है जिसमें अहंकार आ जाए, इस तरह की सारी बातें कहना। और फिर ये कि चुनाव में जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया और फिर हालांकि उनको बैलेंस करने की भी कोशिश की, दोनों तरफ से किया गया, लेकिन उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो इशारे उनके नरेंद्र मोदी की तरफ हैं। और समिता जी, ये समझा जा सकता है कि संघ की शायद अंदरूनी कोई रणनीति रही होगी, कोई राजनीति रही होगी जिसको भान जो है जिसका वो नरेंद्र मोदी को रहा होगा। इसलिए बीजेपी के संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया, सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और उसमें एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। क्योंकि अगर बीजेपी संसदीय दल का नेता बुलाया का चुनाव होता, उसमें हो सकता है संघ कोई खेल कर देता और नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुन पाते। इसलिए जो था वो तरकीब निकाली गई कि पहले एनडीए के जो नेता हैं उनसे समर्थन का पत्र लिखवा लिया गया, उसके बाद एनडीए के सांसदों की बैठक बुला ली गई, उसमें एनडीए संसदीय दल के नेता जो है नरेंद्र मोदी चुन लिए गए। नरेंद्र मोदी अभी भी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं हैं टेक्निकली और उनको नहीं चुना गया है, ये बात अभी भी शर्मित्रा जी है। तो ये कानूनी पक्ष इसका क्या है वो अलग की बातें हैं, लेकिन क्या आरएसएस कोई इस तरीके का खेल कर सकता? दूसरा जो संघ का मुखपत्र कहा जाता है ऑर्गेनाइजर, उसमें आरएसएस के एक प्रतिबद्ध विचारक बताए जाते हैं, रतन शारदा लाइफ टाइम मेंबर हैं, उन्होंने एक बड़ा सख्त जो है टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी और उनके लोगों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, और यहाँ तक कहा है कि मतलब ठीक है आप
पार्टी हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके काम करने का तरीका है, पर्चे बांटने हैं, नारे लगाने हैं, ये आपके कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन आप एक तरीके से जो आरएसएस के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं या आप उन्हें गंवार समझते हैं, तो वो नहीं है। और उनको मालूम था कि आप हार रहे हैं, मतलब ये संदेश इस तरीके से उन्होंने देने की कोशिश की है। और आप लोग जो थे सोशल मीडिया पर केवल मीम्स बनाते रहे और जनता के बीच आप नहीं गए, और जनता के बीच क्या चल रहा है इसको आपको पता नहीं चला। तो संयुक्ता जी, जिस तरीके की आवाज़ें अब आरएसएस की तरफ से उठना शुरू हो गई हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि नरेंद्र मोदी के सामने संकट सिर्फ नायडू और नीतीश के अपमान और सम्मान का नहीं है, बल्कि संकट उनके घर के अंदर भी तैयार हो रहा है। हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने जाकर के मुलाकात की लालकृष्ण आडवाणी से और मुरली मनोहर जोशी से, और दोनों से मुलाकात के बाद फिर उन्होंने उसकी जो थे वो फोटो अपने चित्र जो थे वो उन्होंने ट्वीट भी किए। और तो यानी अब अगर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी से जाकर के कोई नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का मंत्री मिल रहा है और मिलने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर के और कह रहा है कि मैंने उनका आशीर्वाद दिया, तो संयुक्ता जी आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मोदी की सरकार जो है वो मोदी के आतंक से मुक्त होती हुई एक तरीके से दिखाई पड़ती है। चूंकि चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं, तो क्या आरएसएस भी अब नरेंद्र मोदी के साथ कोई खेल कर रहा है? क्या आरएसएस भी इसमें शामिल हो गया है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाना है, किसी और को दिया जाना है? तो ये हम अभी नहीं कह सकते कि इस तरीके की चीज़ें हैं कि नहीं है। लेकिन मोहन भागवत का बयान, इशारों में ये कहना और कि घमंड आ गया था और किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, नहीं किया जाना चाहिए था, और सेवक वो होता है जिसमें अहंकार नहीं हो, यानी कि आपकी सरकार बन गई है तो आप अहंकार में आ गए हैं। तो इस तरीके की बातें करना जो है, ये साफ तौर पे संकेत देता है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच भी चीज़ें बहुत बेहतर नहीं चल रही हैं, और ये इनकी भी परिणति जो है कहीं ना कहीं किसी टकराव में हो सकती है, जिसका जो कहा जाए असर जो है वो इस सरकार के ऊपर पड़ेगा जिसका नेतृत्व इस समय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये सरकार डामाडोल हो सकती है, हो सकता है आरएसएस ही इस सरकार को डामाडोल कर दे। सर मित्रा जी बिल्कुल, संघ के हाथ में अभी भी बहुत ताकत है, और मोहन भागवत ने बस इतनी कसर छोड़ी कि उन्होंने नाम नहीं लिया कि आपने ये किया, ये गलत किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, बाकी उन्होंने जो कुछ कहा उसमें उसको समझने में किसी को भी 2 मिनट नहीं लगे कि ये सारी बातें आखिर हो किसके ले रही हैं। और मणिपुर का जिस तरह से मोहन भागवत ने जिक्र किया, उससे तो बिल्कुल ही जाहिर हो गया कि मणिपुर में अगर अब भी आप शांति बहाली नहीं करेंगे, अब भी देर जिस तरह से की गई है, और उन्होंने बोला कि ये बंदूक संस्कृति नहीं चलनी चाहिए, और 10 सालों में जो शांति थी और उसके बाद अब जो अशांति है, तो जाहिर है बीजेपी की सरकार मणिपुर में है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, और मणिपुर पर मोदी का क्या रुख रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। मोहन भागवत ने पहले भी इसको लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की थी, अभी उन्होंने फिर से, अगर तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद भी अगर वो ये नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वो जाहिर है कहीं ना कहीं मोदी को साफ साफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप संभल जाओ। लेकिन जेपी नड्डा का बयान भी हम लोगों को याद करना चाहिए, जिन्होंने ये बोला था कि अब हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए, हम सक्षम है, और ये अटल जी वाली बात, उस समय की सरकार वैसा नहीं है। यहाँ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करके ये बता दिया था कि वो पुरानी एनडीए नहीं है, पुरानी बीजेपी भी नहीं है, ये उन्होंने बताया था। अब तो खैर उनके साथी भी, जिस तरह से सुप्रिया सुले ने कहा कि उनका तरीका अलग था पुरानी एनडीए का और इस एनडीए का तरीका अलग है, ये भी सब जानते हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीर हम देख रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है मोदी के लिए कि आप भले ही अपने आप को सर्वे सर्वा मानते रहें, आप भले ही अपने आप को परमात्मा का अंश मानते रहें, लेकिन हम जिन संस्कारों से आए हैं हम उनको भूलने वाले नहीं हैं। ना आडवाणी जी ने संघ के संस्कार भूले, न शिवराज सिंह चौहान जो है वो शाखा से अलग होने की कोई वो दिखा रहे हैं कि ठीक है आपने मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं उस चीज को भी चुप रह के बर्दाश्त कर गया, अब मैं मंत्री बना हूं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी से मिलना और मुरली मनोहर जोशी से मिलना, ये चीज बता रही है कि अभी वाली बीजेपी में, अभी वाली सरकार में संघ के लोग हैं, और उन संघ के लोगों से मोदी को किस तरह की तकलीफ हो सकती है, या जो हम बोलें गुजरात लॉबी को किस तरह की तकलीफ हो सकती है, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। अमनिंदु जी, मुझे याद पड़ता है कि मोदी जी के शपथ ग्रहण में अदानी अंबानी भी पहुंचे, जिसपे सवाल उठाए कांग्रेस ने कि भाई ये लोग किस लिए यहाँ पर बुलाए गए थे। लेकिन क्या आपको याद पड़ता है, क्योंकि मेरे ध्यान में तो नहीं आया कि अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से कोई इसमें शामिल हुआ हो। मोदी भी लालकृष्ण आडवाणी से तभी मिलते हैं जब या तो उनका जन्मदिन होता है, या ये जैसा खास मौका कि चलो ठीक है मैं फिर से प्रधानमंत्री चुन लिया गया तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया।
वरना जिस तरीके से आडवाणी जी को अपमानित करके किनारे किया गया, मुरली मनोहर जोशी को उनकी सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया, यशवंत सिन्हा को जिस तरह से अपमानित किया गया, अपमान तो नितिन गडकरी का भी हुआ, राजनाथ सिंह का भी हुआ, जेपी नड्डा का भी हुआ। ये अलग बात है कि ये लोग उस अपमान को बर्दाश्त करते रहे। केवल अमित शाह अभी बचे हुए हैं। अब मतलब मेरा सवाल ये है अमलेंदु जी, क्या अमित शाह मोदी के दबाव में है या मोदी अमित शाह के दबाव में है? क्योंकि बार बार जब इस तरह की बातें उठ रही थी कि अमित शाह को गृह मंत्रालय नहीं मिलना है, नहीं दिया जाना है, उसके बावजूद उनको ये मिला, जबकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं या देश के जो आंतरिक हालात हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। जम्मू कश्मीर का हाल हमने देखा, मणिपुर का हाल देखा, छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरह से जो घटनाएं पहले कभी नहीं हुई वो हो रही हैं, माहौल बिल्कुल अशांत ही है एक तरह से, जिसमें इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अमित शाह अपने जिम्मेदारी को निभाने में सफल नहीं हुए हैं। बावजूद इसके उनको गृह मंत्री बनाना, मोदी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? या राहुल गांधी ने जो डरो मत का नारा दिया हुआ है, क्या अब इस नारे को बीजेपी में या इस सरकार में शामिल लोग इस नारे को आत्मसात कर पाएंगे, इस पर विचार कर पाएंगे, इस नारे पर चल पाएंगे? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल, 3 बजने वाले अमलेंदु जी, 3:30 बजे से खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये लोग रायबरेली अमेठी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव ये सब लोग जो धन्यवाद यात्रा, अब से आधे घंटे में ये यात्रा शुरू होने वाली है। तो एक और सरकार गठन और उसके बाद मोदी अपने पुराने डर्रे पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन एकदम नए जोश के साथ, हारने के बावजूद यानी विपक्ष में बैठने के बावजूद नए जोश के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इस सरकार पर और किस तरह के संकट बढ़ सकते हैं इंडिया के इस रुख को देखते हुए? देखिए समिता जी, एक तो ये है कि इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंडिया गठबंधन में जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुद्दों को लेकर के एक रूपता है और एक चीज़ कहा जाए वो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि क्या उनके मुद्दे हैं, और वो किसी मुद्दे पे एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं, बल्कि सब एक ही शब्दावली का एक ही सुर में बोलते हुए वो एक तरीके से नज़र आते हैं। जबकि बीजेपी जो है उसके स्वयं के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। अब तो जो है साफ तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन चूँकि ताकतवर है, बड़ी संख्या में आया है, और ये भी उसको समझ में आ रहा है कि अगर ईमानदारी के साथ चुनाव होते तो 300 के पार इंडिया गठबंधन होता। किस तरीके से बीजेपी ने सीटें जुगाड़ की हैं ये भी सबको मालूम है। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से ईवीएम में जो गिनतियाँ की गई और जो वोट पड़े उनमें किस तरीके से अंतर है तमाम सीटों पे, और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कोई बहुत सी मीडिया जो है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर हम भी एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर के आएंगे बाद में कि किस तरीके से कहाँ जो है वो ईवीएम को लेकर के चीज़ें जो थी वो आई और कहाँ जो थे वो गड़बड़ झाले देखने को मिले और क्या क्या उनमें चीज़ें हो सकती थी। अब वो जानबूझ के हुई या गलती से हुई या ऐसा ही था या कोई चूक थी, मानवीय चूक थी, वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी जब वो चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। लेकिन कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो आरोप लग रहे थे कि उस ज़बरदस्ती काफ़ी सीटें जीती गई हैं। इसका मतलब ये है समिता जी, लोगों की समझ में आ गया। दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो हैं वो जिस तरीके से बनारस से जीत के आए हैं सिर्फ 1.5 लाख वोटों से, उससे ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी में अब किसी को जिताने की क्षमता नहीं है। जब आप स्वयं जो है वो 1.5 लाख वोटों से जीत करके आ रहे हैं, मान लीजिए अगर यही 80,000 वोट जो थे वो इसमें से कट के और अजय राय को चले जाते तो नरेंद्र मोदी तो 5,000 से हार जाते जी। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का आभा मंडल समाप्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी में अब क्षमता किसी को जिताने की नहीं है, क्योंकि आप स्वयं 1.5 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। आसपास की आप सारी सीटें हार गए, यानी जहां आपके थे बनारस में उसके आसपास सारी सीटें बीजेपी हार गई। और जो आपके और सहयोगी थे, यहाँ तक कि अमित शाह भी जो वो भी 7-8 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से लगभग जीत करके आए हैं। तमाम लोग ज़्यादा से वोटों से जीत करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को में अब क्षमता किसी को जिताने की नहीं है। ये बात समिता जी असल में आरएसएस भी समझ गया था, काफ़ी पहले समझ गया था, और उसने उसी ऑर्गेनाइजर जो उसका मुखपत्र कहा जाता है उसमें एक लेख लिख कर कहा भी था कि अब नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता।
ये साफ साफ कहा था। यानी आरएसएस पहले समझ गया था, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पे कब्जा एक तरीके से किया हुआ है जैसा कि कहा जाता है, तो वो अभी कामयाब हो गए खुद को अपने तरीके से पेश करने में। लेकिन ये चीज़ें आगे चल पाएंगी ये देखना होगा, चूंकि अब ये समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी में जिताने की क्षमता नहीं है। तो इंडिया गठबंधन जब आगे बढ़ेगा और जब वो सदन के अंदर रहेगा और चीज़ें पेश करेगा, और जो एनडीए के दलों के बीच में जो इख्तलाफात हैं उनको जब वो और सतह पर लेकर के आएगा, उसके बाद देखना होगा देश की राजनीति किस तरीके की होती है। फिलहाल ये समझा जा सकता है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है। कितने दिन चल पाएगी, कितने घंटे चल पाएगी, अभी कहना मुश्किल है समिता जी। जी बिल्कुल, अधर में लटकी हुई है सरकार, और अब और तब यही हाल दिख रहा है। ठीक है, मोदी को यह गुमान है कि उनको बहुमत मिल गया है और उनके साथ एनडीए के दल आ गए हैं, लेकिन ये दल कब तक टिके रहेंगे, कब तक सरकार को टिकाए रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से हम ये चर्चा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तो वेट एंड वॉच वाली जो रणनीति अपनाई है, हम भी उसी को देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से और कब तक मोदी अपनी मनमानी कर पाएंगे और कब तक अपनी सरकार चला पाएंगे। और देखने वाली बात यह है, जिस सवाल पर आज हमने चर्चा शुरू की कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना अपमान बर्दाश्त करते हुए खून का घूंट पीकर इस सरकार में बने रहेंगे केवल सत्ता के लिए, या कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, जैसा सुखबीर सिंह बादल ने अगर क्षेत्रीय दलों की जीत पर बधाई दी है तो इसके क्या मायने हैं। क्या वो इन लोगों को याद दिला रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का भी अपना क्या महत्व है। तिनका कबहू न नींदिए जो पायंतर होए, कबहू न उड़े आखिन पड़े पीर घनेरी होए। ये दोहा जो है, नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि छोटे दल हो बड़े दल हो, राजनीति में हर एक का सम्मान जरूरी है, और अपमान अगर आप करेंगे तो फिर आंख में ऐसा चुभेगा कि आप ही को पीड़ा होगी। देखते हैं मोदी इस बात को याद रखते हैं या इस पर गौर फरमाते हैं या नहीं। आज इस चर्चा को हम रेंदु जी हम यहीं रोकते हैं। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया, आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।